गुड इवनिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग जिस सीरीज़ को चला रहे हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी के लिए, उस सीरीज़ में आज की कड़ी हम फिर शुरू करते हैं। हम अपने मनी बिल, फाइनेंस बिल और बजट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समाचार को चेज़ किया जाना चाहिए। हाउ न्यूज़ आइटम कैन बी चेज्ड। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करनी है तो आप करंट अफेयर्स पे कंट्रोल करिए, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत बड़ा पार्ट आपकी सिविल सेवा में आता है। अब करंट अफेयर्स को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आप करंट अफेयर्स को लगातार पीछा करिए। एक बार में करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं होता है, 8, 10, 12 दिन के लगातार पीछा करने के बाद वो आपके हाथ में आता है। तो हम एक न्यूज़ आइटम चेज कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आईपी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस तरह से हमारे कोविड के सिचुएशन को कंट्रोल करने में सहायक होगा। मैंने कल भी कहा था कि यह जो एक इशू है, यह आपको अगले 2 साल तक लगातार सारी परीक्षाओं में आएगा। इसके आंसर करने के कई तरीके हैं। हम एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वेव किया जाना किस तरह से कोविड-19 के सिचुएशन में सहायक होगा। हमने कल बात की थी कि जो WTO के 164 देश हैं, उन 164 देशों को सहमत होना पड़ेगा कि वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वेवर पे कंसेंट दे दें। अगर वह 164 देश कंसेंट दे देंगे तब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको बौद्धिक संपदा बोलते हैं, कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी तरह से वैक्सीन के बनाने में समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। WTO में जो पैटर्न है किसी चीज को वेव ऑफ करने का, वह कंसेंसस से होता है, वोटिंग से नहीं होता है। तो 164 के 164 देशों को इस पर सहमत होना पड़ेगा। अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO को प्रपोज किया था कि वह ट्रिप्स एग्रीमेंट के उन प्रावधान पर रिलैक्सेशन दे दे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हैं और वैक्सीन बनाने में दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अपना अपोजिशन उस समय दिया था कि लीगली वेवर पॉसिबल नहीं। यूरोपियन यूनियन का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण लचीला हो रहा है, कनाडा का दृष्टिकोण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो कंट्रीज इस समय निगोशिएट करने की बात कर रही हैं। इस बात पर कंट्रीज आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि कैसे वेव ऑफ दिया जाए। क्या इस तरह का वेव ऑफ या रिलैक्सेशन पहले हुआ है? HIV और एड्स क्राइसिस आई थी 1990 के दशक में, तो WTO ने अडॉप्ट किया था एक डिसीजन 2003 में। उन्होंने सर्टेन ट्रिप्स ऑब्लिगेशन पर रिलैक्सेशन दिया था। उससे मेडिसिन से एक्सेसिबिलिटी लोगों की बढ़ गई थी, और जो मेडिसिन प्रोडक्शन है जो एक अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग में होता है, अगर वेव ऑफ कर दिया जाता है तो उससे आसानी हो जाती है। अभी इस मेडिसिन को बनाने के लिए हायर इनकम ग्रुप की कंट्रीज ही काम कर पा रही हैं। अगर यह वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप की कंपनियां भी इसमें काम कर सकेंगी। तो यह एक आवश्यकता है इस बात को समझने की कि मानवता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए। अब इसके रास्ते में रुकावट क्या क्या है? एक रुकावट क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं इन्वेंशंस के लिए। अगर आप वेव ऑफ करेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नुकसान होगा, इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसका समर्थन नहीं कर रही हैं। लेकिन WTO के क्लॉज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का जिक्र है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक लिमिटेड टाइम के लिए वेव ऑफ किया जा सकता है। अगर यह रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा
तो लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन क्या, अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्या रहा है कि क्या इसको वेव ऑफ कर देने से सारी समस्या हल हो जाएगी? उत्तर है नहीं, इसको वेव ऑफ करने से ही सारी समस्या हल नहीं होगी। उसका कारण क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आवश्यकता है। अगर वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वेव ऑफ किया जाता है, ढीला किया जाता है, लचीला किया जाता है और देशों को बनाने की छूट दी जाती है, तब भी जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उसको बनाना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वेव ऑफ कर दिया तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, अगर मान लीजिए फर्दर कोई कोविड की एक और अलग प्रजाति आ जाती है तो शायद उसमें वह इन्वेस्ट न करना चाहें, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा। और जितनी फार्मा कंपनियां हैं यह व्यापार के सिद्धांतों पर काम करती हैं। तो यह एक आसान कार्य नहीं होगा कि मात्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वेव ऑफ कर देने से ही सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जर्मनी ने साफ साफ कहा है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ आईपीआर वेव ऑफ। जो आइडिया है आईपीआर वेवर का, यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अगेंस्ट है, यह एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपने आईपीआर का वेव ऑफ कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, तब भी जो एक कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन का उत्पादन का जो मामला है, यह एक कॉम्प्लेक्स मामला है। इसमें जो साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व है यह आसान नहीं है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना है वह बहुत ही दुरूह है, मुश्किल है। इसलिए यह सिर्फ वेव ऑफ कर देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की उपलब्धता पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वेव ऑफ कर दिया और यहां पर एक बड़ा अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप कर दिया गया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कमेंसरेट अगर वैक्सीन उत्पादन का ऑर्डर नहीं मिला तो यह भी एक नुकसान हो जाएगा यहां के इन्वेस्टमेंट को लेके। मोडरेना ने ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे अपना अधिकार हटा दिया है, उसके बावजूद भी उसकी वैक्सीन बनाई नहीं जा पा रही। क्यों? चूंकि वैक्सीन के बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही नहीं चाहिए। वैक्सीन के बनाने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही नहीं चाहिए। वैक्सीन को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए। तो एक बेटर ऑप्शन क्या है? वॉलंटरली लाइसेंसिंग का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। अगर वॉलंटरली लाइसेंसिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया जाएगा, रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, तभी जाके वैक्सीन बन सकती है। यह आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 के तीनों में आएगा। सवाल कैसे बनेगा? भारत और विश्व में कोविड-19 के समापन के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो आप उसको आंसर कैसे करोगे? एक तो जो आपके देश में जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, हम आगे उस कदमों का जिक्र करेंगे। दूसरा, यह इंटरनेशनल इशू पर जो यह गतिविधियां चल रही हैं, इन गतिविधियों को भी समझने की जरूरत है। और मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, आप कोई भी आंसर लिखेंगे, कोई भी आंसर बोलेंगे, उस आंसर में आपको यह तथ्य डालना ही पड़ेगा। नाउ कम ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटी। धन विधेयक, वित्त विधेयक और बजट कैसे बनता है। हम इन 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। देखिए, बजट होता क्या है?
बजट संविधान के आप लोग इसको शेयर कर ले तो आपके पेज में सुरक्षित हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आता है, कभी किसी ने लिखा है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर समझ नहीं आता है। आप लेक्चर को मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसमें आपको सारा अंतर समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बजट क्या होता है? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो संविधान के अनुच्छेद 112 में उसका जिक्र किया गया है। तो बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी होता है और बजट में एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। बजट के एक्सपेंडिचर का दो पार्ट है, एक वोटेबल, एक नॉन वोटेबल। मतलब क्या हुआ? एक पर मत पड़ता है और एक पर मत नहीं पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है संचित निधि पर, उस पर कोई वोट नहीं होता है, सिर्फ डिस्कशन होता है। मेरी हर लाइन में प्रीलिम्स का सवाल है। मैंने प्रीलिम्स के 100 के आसपास सवाल बनाए हैं, तब मैंने लेक्चर को स्ट्रक्चर किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बजट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आय और व्यय का जिक्र होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी होता है। जो संविधान का जो भारत का जो बजट होता है, उस बजट में एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, वोटेबल, नॉन वोटेबल। एक पार्ट पे मत पड़ता है, एक पार्ट पर मत नहीं पड़ता है। जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, उस पर डिस्कशन तो होता है लेकिन वोट नहीं पड़ता है। तो प्रीलिम्स का सवाल क्या हो गया? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में क्या कथन सत्य है? ए, इस पर डिस्कशन हो सकता है। बी, इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। सी, इस पर वोट पड़ सकता है। डी, इस पर वोट नहीं पड़ सकता है। तो आंसर क्या आएगा? इस पर डिस्कशन तो हो सकता है लेकिन इस पर वोट नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है? अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम CFI। फिर सुनिए केयरफुली, एक्सपेंडिचर के दो पार्ट, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम CFI। जो दूसरा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें प्रपोज किया जाता है संचित निधि पर पैसा, उसको सबमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स और इसको हाउस ऑफ पीपुल में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए हाउस ऑफ पीपुल के पास सारी पावर। हाउस ऑफ पीपुल मीन्स लोकसभा। तो मैंने क्या बताया? भारत का जो बजट है वह अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। वह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वह एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी होता है। इस बजट में व्यय के दो प्रावधान, इसका व्यय दो तरह से होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। इसमें डिस्कशन होता है, बहस होता है, लेकिन वोट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम CFI, दूसरे तरह खर्चे जिसको कि संचित निधि से निकालने का प्रस्ताव रखा जाता है। इसको सबमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यह डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह हाउस ऑफ पीपुल में प्रस्तुत होता है। इसके लिए हाउस ऑफ पीपुल के पास सारी पावर है। होप इट इज क्लियर। जिसको क्लियर न हुआ हो, यू राइट फास्ट ऑन द चैट। आई हैव नो प्रॉब्लम टू रिपीट इट।
बट आई हैव ए प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द लेक्चर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हिंदी इंग्लिश में आनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत केयरफुली सुनिएगा, दूसरी बात, डिमांड ऑन ग्रांट्स। डिमांड ऑन ग्रांट्स सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर पेश की जा सकती है। अनुच्छेद 113 संविधान का कहता है कि डिमांड ऑन ग्रांट्स सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही प्रस्तुत की जा सकती है। कोई भी खर्चा भारत की संचित निधि से एक कानून की प्रक्रिया से ही निकाला जा सकता है, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। भारत की संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा, उस पैसे को निकालने की सिर्फ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है एप्रोप्रिएशन एक्ट। तो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, इसको वोटेड किया जाता है बाय हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल से बोलते हैं लोकसभा को। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स का राज्यसभा से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे बजट बनता है और बजट से पैसा कैसे विड्रॉ होता है। पैसा विड्रॉ होने का दो रास्ता है। एक, जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, जिस पर कोई वोट नहीं पड़ता है, सिर्फ डिस्कशन होता है। दूसरा, जो प्रपोज किया जाता है संचित निधि से पैसा निकालना, वह जो प्रपोजल है डिमांड फॉर ग्रांट्स के शेप में प्रस्तुत किया जाता है। उसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के अनुशंसा की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति अनुशंसा नहीं करेगा, अगर रिकमेंड नहीं करेगा, तो यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम CFI। भारत की संचित निधि से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसको हम विनियोग विधेयक कहते हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है, ये वोटेड होती है बाय हाउस ऑफ पीपुल। ये इंट्रोड्यूस होता है बिल फॉर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम विनियोग विधेयक कहते हैं, और इसको पास किया जाता है एक मनी बिल की तरह, जो अनुच्छेद 114 में जिक्र है। मनी बिल क्या होता है, उसका जिक्र अनुच्छेद 114 में किया गया है। अब नो हाउस कैन चेंज इट। एक बार मनी बिल को लोकसभा के अध्यक्ष ने सर्टिफाई कर दिया, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। राज्यसभा के पास कोई बिजनेस नहीं है मनी बिल को लेके, एक्सेप्ट डिस्कशन। आप डिस्कशन करते रहो जो आपका मन आए, लेकिन कोई पावर नहीं है। जो वोटिंग की पावर है, जो बिजनेस मनी बिल का, वह एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। उसके बारे में कोई पावर नहीं है राज्यसभा के पास। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे साथ साथ, आपको आराम से समझ आएगा। जो आर्टिकल 1123 है संविधान का, अगर आप उसको देखें आपको दिख जाएगा कि कैसे एक्सपेंडिचर, आर्टिकल 1123 बोलता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसमें क्या क्या है? इमोल्यूमेंट्स टू प्रेसिडेंट, सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। डेट चार्ज फॉर विच गवर्नमेंट इज लाइबल, सैलरी एंड अलाउंसेस, पेंशन ऑफ जजेस, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ CAG बोलते हैं कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द जजमेंट डिक्री ऑफ एनी कोर्ट।
अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ये क्या हो गया? यह 7 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उस पर डिबेट हो सकता है, वोट नहीं पड़ता है। तो एक सवाल आपका प्रीलिम्स का क्या बन गया? वह कौन कौन से खर्चे हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? विच आर द एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी में 2 चीज और जुड़ गई कि इस पर वोट नहीं पड़ता है, सिर्फ डिस्कशन होता है। आपको यह 7 पॉइंट याद करने चाहिए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया, प्रीलिम्स का सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी ऐसा वो उसको ऐसा जिंगल करेगी, ऐसा मिक्सअप करेगी कि आप गलत ही करोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन CFI, आर्टिकल 1123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इमॉल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स, सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, debt charged for which government of India is liable, salary allowances, pensions of judges, salary allowances, pension of the CAG, controller and auditor general, some required to satisfy the judgment decree of any court, अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। जो लास्ट का 2 है यही आपसे गलत कराएंगे वो, क्योंकि ज्यादातर लोग पता है कि प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जजेस और CAG का जो खर्चा है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, उस पर वोट नहीं पड़ता है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनके पद की निष्पक्षता बनी रहे। आप यह भी समझने की कोशिश करिए कि ऐसा किया क्यों जाता है, ताकि उनके पद की निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं यह जनरली लोग मिस करते हैं और यहीं से सवाल गलत होता है। तो मैं ये लास्ट का 2 पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द जजमेंट डिक्री ऑफ एनी कोर्ट, अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है? यह एक ऐसा बिल है जिसमें कि ग्रांट के लिए वोट किया जाता है, जो ग्रांट बनाई जाती है। यह एक्सपेंडिचर चार्ज होता है भारत की संचित निधि पे, उस खर्चे को इनकॉर्पोरेट करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल में, और यह एक लीगल अथॉरिटी होती है टू विड्रॉ मनी, और यह एक मनी बिल होता है। फिर से सुनिए, एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है? विनियोग विधेयक क्या होता है? यह एक ग्रांट होती है जिसको कि लोकसभा में वोट करके खर्चे के लिए निकाला जाता है। तो एक ग्रांट टू बी मेड होता है जिसको एक विधेयक की शक्ल में पेश किया जाता है, इस पर लोकसभा वोट करती है, और यह जो खर्चा निकाला जाता है वह भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। इस खर्चे को एक बिल में इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसको हम एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, और यह एप्रोप्रिएशन बिल एक लीगल अथॉरिटी होती है टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यह एक मनी बिल होता है। किसको यह क्लियर नहीं हुआ? विनियोग विधेयक क्या होता है? यह सवाल पिछले 25 सालों में 5 से 7 बार तो आया ही हो कम से कम। किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हु हैज नॉट एबल टू क्लियर इट? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ? राइट फास्ट, सेव द टाइम। अगला सवाल, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है फाइनेंस को?
पार्लियामेंट कैसे, आप लोग लिखते रहिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उससे मुझे संतोष हो जाता है कि जो इतना एफर्ट किया जा रहा है इसका कोई परिणाम आ रहा है। पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है फाइनेंस को? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग दैट टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय लॉ। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं है टैक्स लगाने की। एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं है टैक्स लगाने के लिए। तो अगर सवाल आता है कि पार्लियामेंट का कैसे कंट्रोल होता है फाइनेंसेस को लेके, तो आंसर पहला क्या आएगा? जो रेवेन्यू जनरेट होता है, कलेक्ट होता है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड ओनली बाय लॉ। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दिस? एग्जीक्यूटिव्स हैव नो पावर। कार्यपालिका के पास कोई शक्ति नहीं है कराधान की। एक्सपेंडिचर कैसे होता है? एक्सपेंडिचर कंट्रोल होता है वाया CFI, भारत की संचित निधि से। जो पैसा आता है, हमने भारत की संचित निधि पिछले लेक्चर पढ़ाया हुआ है, वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। भारत की संचित निधि है क्या? इट इज ए रिजर्वायर। यह एक धनकुंड है, वेयर ऑल रेवेन्यू विल रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस लोन्स रिसीव्ड प्लस लोन रेस्ड। भारत की संचित निधि एक धनकुंड है जहां पर भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सारा राजस्व और भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए सारे ऋण एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही यह वहां पर एकत्रित हो गए, जैसे ही भारत के उस रिजर्वायर में, उस धनकुंड में सब कुछ आके एकत्रित हो गया, तो आर्टिकल 266(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है नो मनी टेकन फ्रॉम इट एक्सेप्ट एज पर लॉ। नो मनी शैल बी टेकन, कैन बी टेकन एक्सेप्ट बाय लॉ। लॉ क्या है? आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 तक। ये किसके लिए है? यह केंद्र सरकार के संदर्भ में है। और आर्टिकल 202 से आर्टिकल 207 तक किसके बारे है? राज्य सरकार के संदर्भ में है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्लियामेंट का कंट्रोल फाइनेंस पर किस तरह से होता है। तो पहली बात जो अनुच्छेद 265 बोलता है कि कोई भी टैक्स इंपोज किया जा सकता है ओनली बाय लॉ। लॉ कौन बनाता है? लॉ पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव के पावर्स के पास कोई पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव हैज नो पावर टू इंपोज एनी टैक्सेशन। To impose the taxation is the exclusive power of the legislature. आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब पैसा खर्चा कैसे करोगे? एक्सपेंडिचर कंट्रोल होता है भारत के संचित निधि के द्वारा। भारत की संचित निधि है क्या? यह एक रिजर्वायर है, यह एक धनकुंड है, वेयर ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस लोन रेस्ड, वो सारा का सारा वहां की इकट्ठा हो गया। अब जो उस रिजर्वायर में, उस धनकुंड में पैसा इकट्ठा हो गया, तो आर्टिकल 263 ऑफ द 266 सबसेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट उसमें से कोई पैसा आप नहीं निकाल सकते हो एक्सेप्ट एज पर लॉ। वह लॉ कहां लिखा है? आर्टिकल 112 से आर्टिकल 117 के बीच। इसका मीन्स क्या हो गया? बाय मीन्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, जो आर्टिकल 114 सबसेक्शन 3 में है, मीन्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ओनली बाय मीन्स ऑफ एप्रोप्रिएशन आप पैसा निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया?
executive can't spend the public money without authority of the parliament. Executive can't spend the money without the authority of the parliament. अब इस लेक्चर का जो पिछले 7-8 मिनट चला है, सवाल बनता है, सवाल लिखिए आप। Executive neither can impose taxes nor they can spend. कार्यपालिका न तो कर लगा सकती है और न तो कार्यपालिका खर्च कर सकती है। अगर आपने इसको नहीं समझा है तो ये सवाल हल ही नहीं हो सकता है। यह अक्सर लोग बोलते हैं कि हमको यूपीएससी का सवाल समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंडिचर करने के बाद उस एक्सपेंडिचर की स्क्रूटनी कौन करता है? एक्सपेंडिचर की स्क्रूटनी हाउस में होता है, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में, वो है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स बनाई क्यों जाती है? वाई कमेटी ऑन एस्टिमेट्स हैज बीन मेड? ए, वह हाउस को रिपोर्ट करती है। वह हाउस को रिपोर्ट करती है, किस बात का रिपोर्ट करती है? इकोनॉमिक्स का, उसकी मितव्ययिता का, एफिशिएंसी का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का और पॉलिसी का। तो जो कमेटी बनती है वह जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी, पॉलिसी बनाने का काम कमेटी का नहीं है। जो पार्लियामेंट ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में रिपोर्ट देती है, मितव्ययिता का उपाय सुझाती है, एफिशिएंसी की बात करती है। सेकंड, वह अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करती है। अगर पार्लियामेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है और इस एक्सपेंडिचर की स्क्रूटनी करते समय अगर कमेटी को लगता है कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी, कोई वैकल्पिक नीति इससे बेहतर हो सकती है, तो वह उसका भी सुझाव करती है। तीसरा, वह एग्जामिन करती है मनी कहाँ स्पेंड किया गया। इस एग्जामिनेशन में देखती है कि जिस मद के लिए पैसा निकाला गया है, पैसा उसी मद में खर्च हुआ है या कहीं और गया है। और वह सजेस्ट करती है फॉर्म इन विच द एस्टिमेट टू बी प्रेजेंटेड, किस तरह से एस्टिमेट को प्रेजेंट किया जाए, और रिपोर्ट करती है। और जो यह कमेटी की रिपोर्ट होती है, यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यह हो गई स्क्रूटनी बाय द कमेटी। अब रिपोर्ट ऑफ सीएजी। सीएजी की रिपोर्ट क्या होती है? सीएजी होता क्या है? सीएजी है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। सीएजी क्या होता है? सीएजी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। वह यह देखता है कि कोई भी एक पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर खर्च न हो। वह इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वह इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एक भी पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर खर्च न हो। वह यूनियन के अकाउंट का ऑडिट करता है। वह अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, जो कि रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सम्मुख पेश करता है। तो चार महत्वपूर्ण बातें हो गई आपके सीएजी के बारे में। सीएजी पर कोई भी सवाल आएगा, यह 4 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर प्रीलिम्स में आएगा तो 4 लाइन लिख ही देंगे कि सीएजी के क्या क्या कर्तव्य हैं। ए, सीएजी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है। लोक धन का सीएजी अभिभावक होता है। सीएजी इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक भी पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर खर्च न हो। सी,
वह यूनियन संघ के अकाउंट का ऑडिट करता है। डी, वह अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिसको कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अब इन चारों को बना के प्रीलिम्स का सवाल बनेगा और आपसे वो सवाल हैंडल नहीं होगा। जब सीएजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, आफ्टर सीएजी रिपोर्ट क्या होता है, उसको एग्जामिन किया जाता है बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोनों सदनों के मेंबर होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। इसका चेयरमैन होता है लोकसभा से और वह रूलिंग पार्टी का सदस्य नहीं होता है। यह पीएससी करती क्या है? आफ्टर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यह क्या करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, जो मनी डिसबर्स किया जाता है लीगली, वह किस पर्पस के लिए किया जाता है, वह देखती है कि जो मनी डिसबर्स किया गया है वह किस पर्पस के लिए किया गया है, वह उसको देखती है। वह एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्नमेंट सेट। जिस अथॉरिटी से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उसको देखती है और एवरी रीएप्रोप्रिएशन के प्रोविजन पर ध्यान देती है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वह यह देखती है कि किस तरह से मनी के डिस्ट्रीब्यूशन को किस पर्पस में इस्तेमाल किया गया है। दो आपके पास शब्द आए हैं, सीएफआई भारत की संचित निधि और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन दोनों में फर्क क्या है? भारत के संचित निधि की व्याख्या अनुच्छेद 266(1) में की गई है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की व्याख्या अनुच्छेद 284 में की गई है। सीएफआई में क्या क्या आता है? भारत की संचित में क्या क्या आता है? ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, नंबर 1। नंबर 2, ऑल लोन्स रेज्ड। नंबर 3, ऑल मनी रिसीव्ड in repayment of loans। भारत की संचित निधि में क्या क्या आता है? ए, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड। बी, ऑल लोन्स रेज्ड। सी, ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? ए, ऑल अदर मनी रिसीव्ड। एग्जाम्पल, मनी रिसीव्ड बाय एन ऑफिसर इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तीसरा कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि, जिसका जिक्र है आर्टिकल 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको क्रिएट किया गया है बाय कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। यह एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल पर होता है। इसको अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर के लिए बनाया जाता है। इसको एग्जीक्यूटिव खर्चा कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू पेंडिंग अथॉराइजेशन बाय द लेजिस्लेचर। भारत की आकस्मिक निधि, जिसको हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर के लिए बनाया जाता है। यह एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के डिस्पोजल पे होता है। कार्यपालिका इसको खर्च कर सकती है, लेकिन पेंडिंग अथॉराइजेशन टू द लेजिस्लेचर, खर्च करने के बाद इसको संसद से इसके लिए सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये इट इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेटेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर
यह एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से रेगुलेट होता है और इस तरह के ऑल फंड की कस्टडी प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 283 में पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। गॉट इट? किसको समझ में नहीं आ रहा है आप लिखते जाओ, अपने को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्लास में डिफरेंट लेवल के एस्पायरेंट्स होते हैं, किसी को तेज समझ आता है, किसी को स्लो समझ आता है। अपने को तेज स्लो से कोई आपत्ति नहीं है, अपने को सिर्फ एक चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, चाहे वो छात्र बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, पीसीएस दे रहा हो, आईएएस दे रहा हो, सबको समझना चाहिए। अगर आप छात्र नेता हैं आप भी समझिए। ओके, देखिए, जो भारत की संचित निधि है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इसमें फ़र्क क्या है? भारत की संचित निधि को बहुत ही डिटेल में आर्टिकल 266(1) में समझाया गया है। क्या है इसमें? ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, सेकेंड ऑल लोन्स रेज्ड, तीसरा ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ये क्या हो गया? भारत की संचित निधि। ऑल अदर मनी रिसीव्ड, इसके अलावा जो और मनी रिसीव्ड हो रही है वह पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मनी रिसीव्ड बाय एन ऑफिसर इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। इसको क्रिएट किया गया है बाय कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। यह जो कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि होता है, यह एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल पे होता है। यह फॉर अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर के लिए होता है, लेकिन इट इज पेंडिंग ऑथराइजेशन बाय लेजिस्लेचर। आप खर्चा तो कर लो, लेकिन खर्चा करने के बाद उसका ऑथराइजेशन लेजिस्लेचर से करना आवश्यक होता है। आप यह भी कह सकते हो कि लेजिस्लेचर आकस्मिक निधि को कंट्रोल करता है। वह आकस्मिक निधि को कंट्रोल करता है। तो सब्जेक्ट टू बी रेगुलेटेड बाय द एप्रोप्रिएट लॉज। जो लेजिस्लेचर है उससे कंट्रोल होता है। इसकी कस्टडी किस पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल मैटर पे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की लिमिटेशंस क्या है? राज्यसभा की लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है? जिसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैटर पे, मनी बिल पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? लोकसभा का है। तो 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, मनी बिल कांट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। सेकंड पॉइंट, जब मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा की तरफ चलता है तो राज्यसभा के पास न तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार है, न उसको अमेंड करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को है। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। राज्यसभा के पास मनी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए वोट देने का अधिकार नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट देने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ डिस्कशन कर सकता है। तो नो पावर टू वोट। डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, मनी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, दोनों पर
दोनों पर कोई अधिकार राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, they are responsible only to Lok Sabha. Read Article 75 subsection 3. Council of Ministers are not responsible to the Rajya Sabha. They are responsible only for the Lok Sabha. You read Article 75 subsection 3. अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वह लोकसभा के आधे से भी कम है। लोकसभा 545 है और राज्यसभा 250 है। तो जब कभी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो अपने जो 108 सबसेक्शन 4 में लिखी गई है तो अपने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के कारण लोकसभा राज्यसभा पर प्रभावी होगी। यह 6 पॉइंट हैं, आपको याद होने चाहिए। ये अक्सर सवाल आते हैं। अगला प्रश्न एक्स्ट्रा पावर बाय द राज्यसभा। मैंने अभी क्या बताया कि राज्यसभा की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है। अब मैं क्या बता रहा हूं, राज्यसभा के पास अतिरिक्त शक्तियां क्या हैं। एक है आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो यह बोलता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो पार्लियामेंट यूनियन उस पर कानून बना सकता है, लेकिन यह कानून सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और 1 साल के बीत जाने के बाद यह कानून 1 साल के लिए होगा। तो यह जो रेजोल्यूशन बनाया जाएगा इस शैल बी इन्फोर्स फॉर सच नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जो स्पेसिफाई किया जाएगा, और जो लॉ बनाया जाएगा उसका जो प्रभाव है वह 1 साल के बाद 6 महीने तक रहेगा। तो आप 249 सबसेक्शन 1 पढ़िए, 249 सबसेक्शन 2 की लाइन नंबर 2 पढ़िएगा और 249 सबसेक्शन 3 की लाइन नंबर 3 पढ़िएगा। तो आपको 3 अलग अलग तथ्य मिलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पास बेयर एक्ट है मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूं, आप अंडरलाइन करिए। 249(1) अंडरलाइन करिए। 2/3 of the members present and voting, national interest, state list। आप 249(2) में पढ़िए, such period not exceeding 1 year as may be specified therein। सबसेक्शन 3 में पढ़िए, expiration or period of 6 months after the resolution has ceased to be enforced। इन तीनों को मिलाकर सवाल बनेगा। आप इन तीनों को अंडरलाइन करिए, यू मेक योर क्वेश्चन ऑन दैट। दूसरा, अनुच्छेद 312 में कहा गया क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस यह भी राज्यसभा का कर्तव्य है, काम है। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, दोनों प्रक्रिया लिखी गई है। लेकिन राज्यसभा को समाप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, मतलब राज्यसभा समाप्त नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 368 और 352 में अगर आप देखें तो जो इमरजेंसी के और अमेंडमेंट के प्रावधान है इसमें राज्यसभा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नाउ कम ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट,
धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसको राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा इसको पास करके स्पीकर का सर्टिफिकेट लगाता है। रजनीश पंडित क्या रिपीट कर दें, लोकसभा इसको पास करके स्पीकर का सर्टिफिकेट लगाता है। स्पीकर जैसे सर्टिफाई कर देता है वैसे ही धन विधेयक हो जाता है। धन विधेयक जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के भीतर उसको वापस करना अनिवार्य होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा के पास असहमति का कोई भी की शक्ति नहीं होती है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक पे संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हुआ क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक को जब लोकसभा पास करता है तो उसमें स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लग जाता है कि यह धन विधेयक है। जैसे स्पीकर ने सर्टिफिकेट लगा दिया वह धन विधेयक है, वह धन विधेयक हो गया। धन विधेयक को 14 दिन में वापस करना अनिवार्य है। 14 दिन ज़्यादा राज्यसभा के पास नहीं रख सकती है। 14 दिन बीत जाएगा तो राज्यसभा से पास माना जाएगा। इसमें असहमति का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, इसलिए जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वह धन विधेयक में नहीं होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में क्या फर्क है? धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या फर्क है? धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो फर्क है वह अंतर तकनीकी है। यह राजस्व या व्यय से संबंधित है। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। जो धन विधेयक के बारे में जो डिफिनीशन है वह संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखी गई है। जो संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा गया है वह धन विधेयक है। जो संविधान के अनुच्छेद 110 में नहीं है वह वित्त विधेयक नहीं है। तो वित्त विधेयक के लिए क्या क्या प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में जिसका जिक्र हुआ है वह धन विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में जिसका वित्त नहीं होता। अब क्या क्या है उसमें 5 चीजें लिखी गई हैं। किसी कर का अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन। आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा बगैर इसको किए हुए। किसी कर का अधिरोपण, परिहार, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। मैं क्या बोल रहा हूं? धन विधेयक क्या होता है? केवल वही विधेयक धन विधेयक होता है जिसमें से निम्न में से कोई एक। धर्मेंद्र मौर्य, आप लेक्चर सुनो, आप हर बार सवाल पूछते हो, पहले आप उसे समझ लो। आपकी सारी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, आप कोई लेक्चर नहीं सुन रहे हो। आप पहले इसको समझ लो। नहीं, ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपका लगातार देख रहा हूं, आप लगातार सवाल ही पूछ रहे हो, आप सुन कुछ नहीं रहे हो। आपके सवाल बहुत आसान से हैं, सब सॉल्व हो जाए। पहले आप सुनो, समझो इसको। आपको भी धन विधेयक की समझ नहीं है। आप धन विधेयक जीएसटी पूछ रहे हो, आप प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड पूछ रहे हो। आप पहले समझो इसको, पहले बेसिक समझो आप इसको।
कोई आपसे नहीं पूछेगा पीएम केयर फंड धन विधेयक है कि नहीं है, कोई आपसे वो जीएसटी काउंसिल धन विधेयक नहीं है। आप समझ सवाल, आप एक बार क्या करो, आप लोग आप यूपीएससी का सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक क्या होता है? पहले आप लोग दिमाग लगाइए। धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक बहुत मुश्किल है क्लियर होना। आप लोग कोई काम मत करो, सिर्फ सुनो कुछ देर तक। लेट मी स्पीक नेक्स्ट 20-25 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस। नहीं आपको समझ नहीं, आप चाहे जितनी किताब पढ़ो, किताबों में भी वो आसानी समझ नहीं आता है, मुझको भी समझने में वक्त लगा। धन विधेयक क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें से निम्नलिखित में से कोई भी उपबंध हो। कर, अब लिखिए आप, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन, द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स। ख, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। द रेगुलेशन और बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम CFI। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें से निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषय का जिक्र हो। आइदर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग इज देयर। फर्स्ट, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन, द imposition, abolition, remission, alteration of any tax। ख, भारत सरकार द्वारा धन का विनिमय या ऋण देना। रेगुलेशन और बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। ग, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। घ, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। Declaring a new item to be expenditure charged on the consolidated fund of India। अंगा, अनुच्छेद 110 के खंड क और च में उल्लिखित किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। Any matter incidental to or matter specified by class A to F of 110A। ऊपर के जितने चीज दिए गए हैं उनसे कोई चीज जुड़ी हुई हो तो वह क्या होगा? वह भारत की संचित निधि होगी, सॉरी वह एक धन विधेयक होगा। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि धन विधेयक क्या होता है। अगर इसको हम एक सिंपल भाषा में कहने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू सी ऑन ए सिंप्लीफाइड मैनर, राजस्व और व्यय से संबंधित है। तो जो सामान्यतः जो वित्त है राजस्व व्यय से संबंधित है। तो अब आते हैं कि सभी विधेयक वित्त विधेयक नहीं, सभी धन विधेयक और वित्त विधेयक में संबंध क्या? सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो अब हम आते हैं वित्त विधेयक क्या होता है। वित्त विधेयक दो तरह होते हैं, श्रेणी क और श्रेणी ख। वित्त विधेयक के भी दो प्रारूप हैं, दो प्रकार हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक
जिसमें अनुच्छेद 110 के सारे उपबंध तो हैं, प्लस उसके अतिरिक्त भी कुछ है, वहीं तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 110 में जो लिखा है वह अनुच्छेद 110 में जितना लिखा है, अगर उस सीमा के अंदर कोई चीज है तो वह धन विधेयक है। अगर उस सीमा के बाद कुछ और जोड़ दो तो वह श्रेणी क का वित्त विधेयक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, करारोपण तो है, टैक्सेशन तो है, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन नहीं, उसमें और भी चीज ऐड कर दी गई। तो ये क्या हो गया? यह कैटेगरी ए का वित्त विधेयक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वित्त विधेयक दो तरह के हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए का वित्त विधेयक फाइनेंस बिल वह है जिसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधान तो हैं, उसके अलावा कुछ और भी है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन तो है, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन नहीं, उसके अलावा और भी कुछ है। अगर 110 को क्रॉस करके कुछ और चीज ऐड कर दी जाए तो इट इज ए फाइनेंशियल बिल ऑफ कैटेगरी ए। अब आते हैं फाइनेंशियल बिल ऑफ कैटेगरी बी, कैटेगरी ख। संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध होते हैं अन्य बातों के साथ साथ। समझ आया? कैटेगरी ख क्या होता है? इस विधेयक में संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हो, ऐसे विधेयक जिनमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हो। यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? संविधान में फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में फर्क किया गया है। आर्टिकल 117 में वह फर्क आपको साफ दिख जाएगा। अब फाइनेंशियल बिल क्या होता है? फाइनेंशियल बिल की दो कैटेगरी है। कैटेगरी क, जिसमें अनुच्छेद 110 के उपबंध हो प्लस उसके अलावा कुछ और भी हो। कैटेगरी ख, इसमें ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध हो। क्लियर नहीं हुआ? Bills containing provisions involving expenditure from the Consolidated Fund of India. If the question is coming, what is financial bill? You write category A and category B. If you are not able to write, you are not able to write, then you are going to lose marks. धन विधेयक क्या होते हैं? केवल वही विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनमें अनुच्छेद 110 के प्रावधान होते हैं और जिसमें अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगा हो। अध्यक्ष के प्रमाण पत्र का लगा होना आवश्यक होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को पास करने की प्रक्रिया क्या है? धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है। राज्यसभा उसमें शक्तिहीन होती है, लोकसभा सारा कार्य करती है। जो कैटेगरी क का धन विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधान है प्लस कुछ और भी है, इसमें दो तत्व ऐसे होते हैं जो धन विधेयक में पाए जाते हैं। पहला, इसको राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। पर वित्त विधेयक होने के बाद इसको राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। परंतु वित्त विधेयक होने के कारण राज्यसभा को इसमें रद्द करने या जो कैटेगरी क का, कई बार तो मुझे खुद लगता है मैं समझा नहीं पा रहा हूं। श्रेणी क के जो वित्त विधेयक हैं वो ऐसे विधेयक होते हैं जिनमें धन विधेयक के सारे उपबंध तो हों, लेकिन वो केवल ऐसे मामलों से संबंध नहीं रखते हैं। इसमें एक बात क्या है, वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा,
वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक होने के कारण राज्यसभा को इसमें संशोधन करने की वैसी ही पूरी शक्ति है जैसे किसी भी साधारण विधेयक के मामले में होती है। क्लियर हुआ? 3 इंपॉर्टेंट चीज हो गई। श्रेणी क का वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें अनुच्छेद 110 के तो प्रावधान होते हैं प्लस कुछ और भी होता है। इसको पास करने में क्या क्या होता है? पहली बात, यह राज्यसभा में पेश नहीं होगा। यह पेश कहाँ होगा? ये लोकसभा में पेश होगा। दूसरी बात, वह राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। तीसरी बात, चूंकि यह वित्त विधेयक है, धन विधेयक नहीं है, इसलिए राज्यसभा को इसमें संशोधन या रद्द करने की वैसी ही पूरी शक्ति प्राप्त है जैसे एक साधारण विधेयक के बारे में प्राप्त होती है। वित्त विधेयक को एक साधारण विधेयक के समान राज्यसभा में सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और दोनों सदनों के मध्य असहमति होने पर जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वह इस पर लागू होता है। जो संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। जो श्रेणी ख का वित्त विधेयक है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारत की संचित नीति से व्यय का प्रस्ताव होता है और जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता है, वह एक साधारण विधेयक माना जाता है। इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? इसको और समराइज करते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसलिए राज्यसभा के पास शक्ति है। सिवाय इस सीमा के कि कर में कमी, कर का उत्साधन करने का कोई संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश नहीं किया सकता है। अगर इसको हम एनालाइज करें तो धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है? धन विधेयक क्या है? जो 110 में लिखा गया है, imposition, abolition, remission, alteration of any tax, regulation or borrowings of money, payment, withdrawal from CFI or contingency fund, new items charged on CFI or any other. क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। यह बड़ी समस्या के बाद सॉल्व होता है। यह आसान नहीं होता है सॉल्व करना, इसलिए इसमें वक्त लगता है। वेरी गुड, लवली। संसद का सत्र राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, पहल सरकार करती है। संसद के 2 सत्र में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होता है। प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, वर्षाकालीन सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर तक। राज्यसभा के पास 4 सत्र होते हैं। राज्यसभा में जो बजट अधिवेशन है वह 2 भाग में होता है। उनमें 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है, इसलिए राज्यसभा में 4 सत्र हो जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है?
जब लोकसभा आम चुनाव के बाद पहली बार मिलती है तो राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण होता है। इस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण क्या होता है? जब लोकसभा पहली बार मिलती है उस समय प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, नए सदस्यों का शपथ ग्रहण होता है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष का जो बजट सत्र होता है और चुनाव के बाद 2 अवसर ऐसे हैं जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीति और कार्यक्रम पर चर्चा होती है, विवरण जाता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर एक धन्यवाद का प्रस्ताव आता है जिसका उत्तर सामान्यतः प्रधानमंत्री देता है। उसके बाद मतदान होता है। अगर उस मतदान में सरकार हार जाती है तो सरकार इस बात पर विचार करती है कि वह सत्ता में रहे या सत्ता में न रहे। कोरम गणपूर्ति क्या होता है? पूरी सदस्य संख्या का 1/10 भाग को हम कोरम कहते हैं। तो 55 सदस्य हो गए लोकसभा के। हर दिन 11 बजे अध्यक्ष यह तय करता है कि कोरम है कि नहीं, उसके लिए घंटी बजाता है और भोजन, अपराह्न के भोजन के बाद सिर्फ आगे प्रक्रिया करता है। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो कुछ देर के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है और कोरम पूरा होने के बाद सदन की कार्रवाई फिर होती है। मतदान कैसे होता है? अधिकांश मतदान ध्वनिमत से होता है, इसको वॉइस वोट कहते हैं। अगर इस पर चुनौती दी जाती है तब डिवीजन वोट होता है। डिवीजन वोट को हाँ या ना में कहते हैं। जो हरे रंग का बटन है वो हाँ होता है और लाल रंग का बटन वो ना होता है। संसद की भाषा क्या है? हिंदी या अंग्रेजी। संविधान के अनुच्छेद 120 में हिंदी या अंग्रेजी को संसद की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर कोई संसद सदस्य अपनी मातृभाषा में बात कहना चाहता है तो उसको बात कहने का अधिकार उसमें दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 105(2) में संसद की कार्रवाई का प्रकाशन पर न्यायपालिका की बात की गई कि संसद की कार्रवाई के प्रकाशन पर न्यायपालिका कार्रवाई नहीं करेगा। तो जो संसद की कार्रवाई है वह कार्रवाई के पास अपना प्रिविलेज है, लेकिन मीडिया संसद की कार्रवाई को प्रकाशित कर सकता है। लेकिन जो प्रकाशन का अधिकार है वह सदन के प्राधिकार के अधीन है। आप आर्टिकल 1052 पढ़ें, आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 361A में कहा गया है रिपोर्ट जनहित में हो और विद्वेष रहित हो, लेकिन सीक्रेट सेटिंग्स को वह पब्लिश नहीं कर सकता है। बजट पेश क्यों होता है? बजट पेश होता है आय और व्यय के लेखे जोखों को लेकर। बजट पर लोकसभा की सर्वोच्चता है और सरकार 1 वर्ष से अधिक संसद को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर आर्टिकल 265 और आर्टिकल 204 पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बजट हर साल पेश होता है तो जो सरकार है 1 साल से ज़्यादा वो लोकसभा को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जो व्यय की मंजूरी है केवल 1 वर्ष के लिए होती है। आर्टिकल 206 में आपको दिख जाएगा। संचित निधि में जो जमा होता है आर्टिकल 267 में उसका जिक्र किया गया है। I think enough has been done. जो भारत का जो विनियोग विधेयक है उसके बारे में भारत की संचित नीति में से कोई भी धन संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग विधेयक से ही निकलेगा। यह लोकसभा में पेश होता है,
इसकी पद्धति वही है जो अन्य विधेयक की है। वाद विवाद होगा लेकिन संशोधन पेश नहीं होगा और लोकसभा पास करेगा। अध्यक्ष इसका प्रमाण देगा धन विधेयक रूप में। ये राज्यसभा में जाएगा लेकिन राज्यसभा शक्तिहीन होती है। बजट दो भाग होता है, एक सामान्य बजट, एक रेल बजट। सामान्य बजट के दो भाग हैं, एक है जो सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण है, दूसरा है आगामी वित्त वर्ष के कराधान। लोकसभा में जो एफएम की स्पीच है वह पेश होती है और बजट की कॉपी राज्यसभा को भी दी जाती है। उसके बाद जो वित्त विधेयक है जिसमें कराधान के प्रावधान वो पेश किए जाते हैं, उसके बाद सदन को स्थगित कर देते हैं और जिस दिन बजट पेश होता है उस पर दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है। रेल बजट एक अलग रेल बजट को पेश करते हैं। कारण क्या है कि रेलवे द्वारा निश्चित अंशदान की व्यवस्था होने से उनकी अपने कार्यों में स्थिरता होती है। लेकिन सन 2017 से अरुण जेटली साहब रेल बजट पेश कर रहे हैं, रेल मंत्री बजट पेश नहीं करता है। ब्रिटिश ने 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से सेपरेट कर दिया गया था। बजट पर चर्चा कब होती है? बजट पेश होने के 2 दिन बाद आरंभ होती है। एक होती है सामान्य चर्चा, दूसरी होती है अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, तीसरा होता है वित्तीय प्रस्तावों, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार। सामान्य चर्चा की प्रथा क्या है? जो राजकोषीय फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी है के सामान्य पहलू पर चर्चा होती है और कराधान के ब्यौरों में वह नहीं जाते हैं। और नियम 207 जो है सदन का, उसके अनुसार राज्यसभा की शक्ति जो है वह सामान्य चर्चा तक सीमित है। बजट के मामलों में जो अनुदान पर चर्चा होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसमें डिस्कशन और वोटिंग होती है और सेपरेट डिमांड प्रपोज होते हैं फॉर ईच मिनिस्ट्रीज। जो डिमांड पेश की जाती है वह एक मोशन के रूप में पेश की जाती है। वह एज्यूम किया जाता है कि यह प्रपोज किया जाता है, यह एक मोशन के रूप में पेश करने का एक सिद्धांत है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, यह प्रपोज किया जाता है बाय द चेयर ताकि समय बच जाए। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कट मोशन। अनुदानों के मूल प्रस्तावों के सहायक प्रस्ताव, अनुदानों के मूल प्रस्तावों के सहायक प्रस्ताव, इसको हम संसदीय भाषा में कटौती प्रस्ताव कहते हैं, कट मोशन कहते हैं। 3 टाइप का कटौती प्रस्ताव है। फर्स्ट, डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी। फर्स्ट इज द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, मूल नीति का निरनुमोदन, जो कहता है अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस ₹1। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी पॉलिसी ही डिसअप्रूव हो गई। दूसरा, इकोनॉमिक कट, मितव्ययिता। It seeks to reduce the demand by a specific sum. It reduced to be demand by a specific sum. तो ये क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में पैसे को कम करने की बात करते हैं। तीसरा होता है टोकन सांकेतिक कटौती, मांग की राशि में से ₹100 की कटौती करना। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य ऐसे विशिष्ट शिकायतों को व्यक्त करना होता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर आपसे कटौती प्रस्ताव पर कोई सवाल आता है मेंस में, आप इन तीनों को लिखोगे। प्रीलिम्स में तो खैर आपसे पूछ के अगर आप पास क्लियर नहीं है तो गलत करा देंगे। मूल प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा और मतदान होता है। पहले कटौती प्रस्ताव का निपटारा किया जाता है। कटौती प्रस्ताव विपक्ष पेश करता है, इसको एक निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार पद पर रहे या न रहे इसके बारे में विचार होता है। अगला कॉन्सेप्ट है वोट ऑन अकाउंट, जो आर्टिकल 1161 में है। जब तक संसद से मांग स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक के लिए पर्याप्त धन का प्रबंध करना, यह शक्ति लोकसभा के ही पास है।
साधारणतः अनुमानित व्यय का 1/6 जो 2 मास के खर्चे का होता है वह लेखानुदान लिया जाता है, लेकिन निर्वाचन के वर्ष में यह 3 से 4 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका बाद में संसद से अप्रूवल लेना होता है। अनुपूरक मांग, अतिरिक्त मांग, सप्लीमेंट्री और एक्सेस डिमांड, अगर प्राधिकृत राशि जितनी राशि बनाई गई है उससे अधिक के लिए भी मंजूरी चाहिए तो आप इसकी मांग करो। अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाता है, अतिरिक्त मांग को वित्तीय वर्ष के बाद किया जाता है। प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, प्रत्यानुदान और अपवाद स्वरूप ग्रांट, जो वोट ऑफ क्रेडिट होती है जो नेशनल इमरजेंसी के समय बगैर ब्यौरा दिए एक मुश्त राशि को ले लेना, ये वोट ऑफ क्रेडिट है। और एक्सेप्शनल क्या है, वित्तीय वर्ष के साधारण खर्चे का भाग नहीं होता, इसको विशेष प्रयोजन के लिए लिया जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट आज तक नहीं ली गई है। इट इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल इश्यूज। मैं प्रकाश मिश्रा आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। केवल अस्थायी कार्यकाल की निश्चितता ही पर्याप्त कारण नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपका सवाल। आप सवाल को आप पूरा फ्रेम करके भेजिएगा। देखिए, इस लेक्चर को आप लोग फिर से सुनिए, यह एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको किताबों का नाम मैं बता सकता हूँ। सुभाष कश्यप की किताब है और पार्लियामेंट, वहाँ आप मिल सकता है। MP जैन ने भी लिखा है। लक्ष्मीकांत की किताब उतना नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ये लेक्चर ठीक सुन लें तो शायद किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जिसके सवाल हैं, ऐसा करो आप इस सवाल को इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख दो। जितने सवाल आपके हैं आप इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं उन सारे सवालों का जवाब अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोगों ने इस क्लास को 2 से 3 दिन कर दी है, क्योंकि पहले 1 दिन था, फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन किया। उसका कारण क्या है कि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक दिन में कुछ हो नहीं सकता था। तो नाउ इट्स इनफ फॉर द डे। विल सी यू अगेन ऑन द सैटरडे। टेक केयर। आप लोग इसको सुने, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार ने जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है उसको कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करने की कोशिश की है। हम लोग क्लास चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने BA, BSc, BCom सब क्लासेस में, MA में सबको बताएं, लोग इसको सुने। और आप यकीन माने आपको निश्चित रूप से सवाल प्रीलिम्स में, मेंस में मिलेंगे। और जो टॉपिक मैं कवर करूंगा उसके बाहर सवाल कम बनते हैं, ज़्यादा सवाल आपको जरूर मिलेंगे। टेक केयर। विल सी यू अगेन।